नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और दमदार 10 में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात उस खबर की जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों को सदमे में डाल दिया। टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने आज हर किसी को झकझोर कर रख दिया। बिग बॉस के विजेता और कई फिल्मों में काम कर चुके सिद्धार्थ शुक्ला की आज मुंबई में अचानक मौत हो गई। वो सिर्फ 40 साल के थे, इसलिए उनकी मौत पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। शुरुआती तौर पर तो जो लक्षण सामने आए, जो डॉक्टरों ने देखा, उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि यह हार्ट अटैक फेलियर का मामला है। लेकिन सवाल यही है कि 6 फीट का लंबा, शारीरिक तौर पर फिट एक एक्टर का दिल धड़कना कैसे बंद हो गया? एक सितारा जो अभी अभी तो आसमान में चमकना शुरू हुआ था, विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 13 यानी कि 13 सिद्धार्थ शुक्ला, जिसके सपनों के पंख अभी तो उड़ान भरने शुरू किए थे। जो कामयाबियों को अपनी दोनों बाहें फैलाकर समेट लेना चाहता था। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो उसने इन सपनों के पूरा होने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया? Hi guys, I tried to come live on Twitter, but I think I'm slightly incapable of doing that, so that did not happen. But I'm sending out a video message. My song Bhula Dunga is out now, and hope you guys really love it. And trust me, you all guys, very soon I shall come live. So love you guys, lots of love. And 24 मार्च के इस वीडियो में सिद्धार्थ ने दावा किया था दोबारा लाइव आने का, लेकिन अब सिद्धार्थ कभी लाइव नहीं आएंगे, क्योंकि इस दावे को पूरा करने से पहले ही वो उस अनंत यात्रा पर निकल गए जहां से कभी कोई लौट कर नहीं आता। आज सिद्धार्थ के करोड़ों फैंस मायूस हैं। दोस्तों को भी यकीन नहीं हो रहा उस सिद्धार्थ के लिए जिस सिद्धार्थ की छवि उनकी नजरों में बेहद स्ट्रॉन्ग थी। 6 फीट का चुस्त दुरुस्त सिद्धार्थ जो घंटों जिम में नॉनस्टॉप पसीना बहाता था। लेकिन क्या पता था कि स्ट्रॉन्ग शख्सियत वाला सिद्धार्थ अपने दिल के आगे हार मान लेगा। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बुधवार रात सिद्धार्थ हर रोज की तरह नॉर्मल ही अपने कमरे में सोने गए थे, लेकिन तड़के करीब 3:30 बजे उन्हें बेचैनी महसूस हुई। सीने में दर्द की भी शिकायत हुई। मां ने कमरे में आकर सिद्धार्थ को एक गिलास पानी पिलाया। बेटे को थोड़ा आराम महसूस हुआ और फिर मां ने सिर पर हाथ फेरा और बेटे को सो जाने को कहकर चली गई। सुबह जब सिद्धार्थ वक्त पर नहीं जागे तो मां ने सिद्धार्थ को जगाया। सिद्धार्थ का शरीर शिथिल पड़ा था। घबराहट में मां ने फौरन अपनी बेटी को कॉल किया। बेटी ने डॉक्टर को बुलाया और फिर डॉक्टर ने सिद्धार्थ को अस्पताल ले जाने को कह दिया। सुबह 9:40 पर सिद्धार्थ को एम्बुलेंस के जरिए मुंबई के कूपर अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद सुबह 10:15 पर डॉक्टरों ने पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद सिद्धार्थ को मृत घोषित कर दिया। सिद्धार्थ की मौत का सच क्या है, इसे लेकर मायानगरी मुंबई में अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ अपनी फिटनेस के लिए सप्लीमेंट और स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते थे, जो मौत की वजह हो सकती है। करीबी सूत्र बताते हैं कि सिद्धार्थ ने सोने से पहले कुछ दवाइयां ली थी, जिसकी वजह से उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा। दवाइयों की साइड इफेक्ट के चलते उन्हें बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को दिखाने के बजाय इसे नजरअंदाज कर दिया। और चौथी थ्योरी ये पेश की जा रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक हुआ और यही उनकी मौत की वजह बना। मुंबई बीएमसी के कूपर अस्पताल के डॉक्टर निरंजन ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के मौत की आखिरी वजह जो है वो हार्ट अटैक ही बताई है।
लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की मौत आखिरकार क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगी। अब सवाल है कि एक सेहतमंद एक्टर को आखिर ऐसा क्या हो गया कि 40 की उम्र में ही उसके दिल की धड़कनें ठहर गईं। सिद्धार्थ के करीबी सूत्रों की ओर से इसकी 3 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहला कि सिद्धार्थ सिगरेट बहुत ज्यादा पीते थे, दूसरा कि वो जिम में बहुत ज्यादा वर्कआउट करते थे, और तीसरा कि वो बॉडी बिल्डिंग के लिए जो सप्लीमेंट लेते थे वो भी नुकसानदेह साबित हो रहा था। सवाल है कि क्या इन वजहों से किसी कम उम्र के स्वस्थ इंसान को हार्ट अटैक मुमकिन है? कम उम्र की महिला और कम उम्र के पुरुष, स्पेशली जो लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज बहुत करते हैं और कुछ तरह की स्पेशल दवाइयां लेते हैं अपनी बॉडी को एनहांस करने के लिए, उनमें देखा जाता है कि अचानक हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है। इस तरह के लड़के जो जिम में जाते हैं और दवाइयां लेते हैं अपनी बॉडी को एनहांस करने के लिए, उनके अंदर भी ये देखा जाता है कि हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा हो गई है। देखिए, जिम में पसीना बहाना हार्ट के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होता, उससे हार्ट हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और मगर गलत तरीके से किया जाए और अगर इसके साथ साथ जो है स्टेरॉइड्स लिए जाएं, स्मोकिंग करी जाए, तो ये नुकसानदायक होता है। मेरी तरह आपने भी बहुत से हीरोज और सुपर हीरोज की स्टोरीज देखी होंगी, लेकिन मेरे लिए सबसे इंस्पायरिंग है मेरे फेवरेट सुपर गॉड यानी कि हनुमान जी की स्टोरी। मैंने बचपन से उनके स्ट्रेंथ, फिजिक और पावर के बारे में सुना है, लेकिन मेरी बॉडी बिल्डिंग के डेज से मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन हनुमान जी ही रहे हैं। हार्ट अटैक को लेकर अब तक हम भारतीय यही मानते और समझते रहे थे कि यह बीमारी एक खास उम्र के बाद आती है, लेकिन हार्ट अटैक को लेकर पिछले कुछ सालों में जो रिसर्च हुई उसे देखकर पता लगता है कि हार्ट अटैक की समस्या अब 40 और उससे कम उम्र के लोगों में भी तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका की एक रिसर्च जर्नल के मुताबिक 2015 तक भारत में 6 करोड़ 20 लाख लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई और इसमें 2 करोड़ 30 लाख लोगों की उम्र 40 साल से कम है। मतलब यह है कि 40% हार्ट अटैक के मरीजों की जो उम्र है वो 40 से कम है। भारत का यह आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। 10-15 साल पहले तक दिल की बीमारी को अक्सर बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन पिछले 1 दशक में दिल से जुड़ी बीमारी के आंकड़े कुछ और कहानी बताते हैं। आईसीएमआर के मुताबिक 1990 के मुकाबले 2016 तक हार्ट अटैक का मामला 50% यानी कि 50% तक बढ़ चुका है। द लांसेट ग्लोबल हेल्थ मैगजीन के मुताबिक 1970 के बाद जन्मे लोगों में हार्ट अटैक से मौत का खतरा ज्यादा है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की रिसर्च कहती है कि पिछले 10 सालों में 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले में हर साल 2% की बढ़ोतरी हो रही है। यह सारी रिसर्च चौंकाने वाली है और इसे देखते हुए यूरोप की एक रिसर्च एजेंसी कहती है कि भारतीय युवाओं का दिल कमजोर होता जा रहा है। तो क्या वाकई भारतीय युवाओं का दिल कमजोर होता जा रहा है? और वाकई ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अब तक हम यही समझते थे कि हार्ट अटैक या फिर दिल की बीमारी बुजुर्गों को होती है, 50 साल का उम्र पार करने वालों को होती है, लेकिन अब यह धारणा वक्त के साथ पूरी तरह से बदल चुकी है। Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside of us while we live. सिद्धार्थ शुक्ला का 4 साल पुराना ये ट्वीट उनकी मौत के बाद वायरल हो रहा है। इस ट्वीट का मतलब है, मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी क्षति नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब हम जिंदा रहते हैं लेकिन अंदर से मरे हुए होते हैं। लेकिन सवाल है कि जिंदा रहते हुए इंसान जिंदा कैसे रहे जब वक्त से पहले उसका दिल साथ छोड़ रहा हो। अलग अलग रिसर्च क्या कहती है वो देखिए। पुरुषों में 45 साल के बाद और महिलाओं में 55 साल के बाद। ये उम्र की अमूमन वो सीमा हुआ करती थी जब आज से 1 दशक पहले तक डॉक्टरों को भारतीयों में दिल की बीमारी के लक्षण दिखने शुरू होते थे, लेकिन उम्र की ये सीमा वक्त के साथ घटने लगी है।
देखिए, हमारे देश में जो है वो पुरुषों में जो है वो 45 साल और महिलाओं में जो है वो 55 साल की पहले उम्र मानी जाती थी हार्ट अटैक के लिए। मगर कुछ वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि ये कम उम्र के लोगों में होता जा रहा है। कम उम्र की महिला और कम उम्र के पुरुष, स्पेशली जो लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज बहुत करते हैं और कुछ तरह की स्पेशल दवाइयाँ लेते हैं अपनी बॉडी को एनहांस करने के लिए, उनमें देखा जाता है कि अचानक हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है। अब सवाल है कि पिछले एक दशक में भारतीयों के रहन सहन और उनकी जीवन शैली में ऐसा क्या बदलाव आया है जिससे दिल की बीमारी के लक्षण वक्त से पहले दिखने लगे हैं। डॉक्टर्स इसके पीछे 5 बड़ी वजह बताते हैं। जीवन में तनाव, खाने की गलत आदत, कंप्यूटर पर देर तक काम करना, स्मोकिंग, तंबाकू के अलावा शराब की आदत और चौथी और आखिरी वजह वायु प्रदूषण। तो क्या एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ऐसी ही कुछ वजहों की गिरफ्त में थे जिसके चलते उनका दिल वक्त से पहले साथ छोड़ गया? फिलहाल इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की असल वजह क्या थी ये तभी साफ होगा जब उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन ज्यादातर वो भारतीय युवा जो दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी लाइफ में चाहे अनचाहे ऐसी वजहों की मौजूदगी हर रोज उनके दिल को खोखला कर रही है। हमारी जो स्लीप वेक साइकिल है वो बिगड़ती दिख रही है। हम लोग बहुत लेट सोते हैं और बहुत लेट उठते हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारे दिमाग और हमारे दिल पर पड़ता है। हमारा खान पीन जो फास्ट फूड और जंक फूड की ओर बढ़ता जा रहा है, तो वो भी हमारे हार्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। भारतीयों के दिल कमज़ोर नहीं है, भारतीयों के दिल बहुत मजबूत हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारी डाइट ऐसी है, हमारा एक लाइफस्टाइल ऐसा है। अगर हम एक स्टडी जो है वो पब्लिश हुई थी आज से कुछ साल पहले ब्रिटिश जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में, उसकी हम MRI देखते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी इंसान के अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा है और अमेरिकन इंसान के अंदर जो है वो मसल की मात्रा ज़्यादा है। ये इसलिए क्योंकि हमारी कुछ डाइट ऐसी हो गई है। शरीर को फिट और तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम और फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। डॉक्टर्स बताते हैं कि वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग और स्विमिंग के जरिए हार्ट अटैक का खतरा 30% तक कम किया जा सकता है। सिद्धार्थ शुक्ला भी खुद को फिट रखने के लिए जिम में घंटों पसीना बहाते थे, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज एक लिमिट के बाद शरीर को फायदे कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाती है। ओवर इंडल्जेंस विथ एनीथिंग, एक्सरसाइज करना भी गलत हो जाता है, और खास करके जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स या जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी घातक होते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी एक रिस्क फैक्टर है। फिजिकल इनएक्टिविटी को कम करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं कि 150 मिनट का आपका मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज हर वीक में होना चाहिए। प्रीमेच्योर हार्ट अटैक का रिस्क युवाओं में जिस तेजी से बढ़ रहा है, वो अगले 10 साल में कॉमन डिजीज का रूप ले सकता है। जरूरत है शहरी आबादी अपने रहन सहन और खान पान में सही बदलाव करे, ताकि जीवन में बीमारी के लिए जगह कम और खुशियों के लिए जगह ज्यादा हो। टीम न्यूज़ नेशन। और हम आपसे कहेंगे कि आप अपना और अपने दिल का ख्याल जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं। अब बात अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत की करते हैं। जुमे की नमाज के बाद कल तालिबान अपनी नई सरकार का ऐलान कर सकता है और बताया जा रहा है कि तालिबान ईरान की तर्ज पर इस्लामी सरकार बनाने की तैयारी में है। तो आइए देखते हैं तालिबान 2.0 में कौन होगा सुप्रीम लीडर और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कब बनेगी सरकार, क्या होगी चुनौती और कैसे होगा तालिबान का बेड़ा पार। अफगानी देश छोड़कर बदहवास भाग रहे हैं। जो देश में रह गए हैं वो अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर तालिबान जश्न की तैयारियों में जुटा है। काबुल में तालिबान के बड़े बड़े झंडे लगाए जा रहे हैं। प्रेसिडेंशियल पैलेस में बड़े तामझाम के साथ बड़े समारोह की तैयारी की जा रही है।
अमेरिकी हेलीकॉप्टर में सवार होकर तालिबानी काबुल का हवाई सर्वे कर रहे हैं। ये सारी तैयारी हो रही है तालिबान की नई सरकार की मुंह दिखाई की। क्योंकि 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक अफगानिस्तान में कोई ठोस शासन व्यवस्था बहाल नहीं है। बैंकों के बाहर लंबी कतार लगी हुई है। रोजमर्रा के जरूरी सामानों की किल्लत से लोग परेशान हैं। खाने पीने के सामानों के लिए मारामारी हो रही है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए बेकरार तालिबान जल्द से जल्द सरकार बना लेना चाहता है। अफगानिस्तान में तालिबान नई गवर्नमेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उसकी एक इनॉग्रेशन सेरेमनी प्लान कर रहे हैं। हालांकि विरोधी फैक्शन से उनकी ताकत जो तालमेल है वो फेल हो चुका है, पर फिर भी उनकी कोशिश जारी है कि एक तरह से गवर्नमेंट बना के वहाँ पे एक इनॉग्रेशन सेरेमनी करी जाए, जिससे पूरे वर्ल्ड को दिखाया जाए कि वहाँ पे एक गवर्नमेंट बन चुकी है जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करेगी। इसका मकसद बाहर के कंट्रियों से समर्थन लेना और उनसे मान्यता प्राप्त करना है। काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान पहले ही कई प्रांतों के गवर्नर, पुलिस चीफ और कमांडर्स और दूसरे पदों के लिए नियुक्तियां कर चुका है। सिर्फ केंद्रीय सरकार का गठन बाकी है। लिहाजा तालिबान ने सरकार बनाने का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है और इस्लामिक अमीरात वाली नई सरकार का खाका जल्द ही दुनिया के सामने होगा। तालिबान ईरान मॉडल पर नई इस्लामी सरकार बनाना चाहता है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से नई सरकार का ये ऐलान जुम्मे की नमाज के बाद हो सकता है। सरकार का ईरानी मॉडल क्या है वो आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि तालिबानी सरकार का सुप्रीम लीडर कौन होगा, उनकी कैबिनेट में कौन कौन होगा। शेख हेबतुल्ला अखुंदजादा, जिसे दुनिया अब तक तालिबानी आतंकियों के सरगना के रूप में जानती थी, लेकिन अब तालिबानी इसकी अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर के रूप में ताजपोशी की तैयारी में है। 3 दिनों तक कंधार में तालिबान के टॉप कमांडर्स की मैराथन बैठक के बाद अखुंदजादा को सुप्रीम लीडर बनाने पर मुहर लगी। तालिबान के कल्चरल कमीशन के सदस्य अनमुल्ला समनगनी ने भी साफ कर दिया है कि ईरान सरकार की तर्ज पर हेबतुल्ला अखुंदजादा अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर होगा। अनमुल्ला ने कहा है नई सरकार पर विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी हो गई है और कैबिनेट को लेकर जरूरी फैसले भी ले लिए गए हैं। हम जिस इस्लामिक सरकार का ऐलान करेंगे वो लोगों के लिए उदाहरण होगी। अखुंदजादा के नेतृत्व में सरकार बनाने को लेकर कोई शक नहीं है। वो सरकार के मुखिया होंगे और इस पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। हेबतुल्ला अखुंदजादा उन गिने चुने तालिबानी आतंकियों में से एक है जिसकी जानकारी दुनिया के पास बेहद कम है। वो आज तक कभी भी सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला अखुंदजादा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में नहीं बल्कि कंधार में ही रहेगा और कंधार से ही राजपाट संभालेगा, जबकि प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री काबुल से सरकार चलाएंगे। कंधार तालिबान की पारंपरिक राजधानी रही है और तालिबानी मानते हैं कि मुल्ला अखुंदजादा के लिए कंधार से ज्यादा सेफ कोई और जगह नहीं होगी। तालिबान की ये नई सरकार कैसी होगी, इसे समझने के लिए इस ग्राफिक्स चार्ट को देखते हैं। मुल्ला हेबतुल्ला अखुंदजादा अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर होगा। मुल्क के संचालन के लिए गठित शूरा काउंसिल की कमान अखुंदजादा के हाथों में होगी, जिसमें 11 से लेकर 72 सदस्य हो सकते हैं। सुप्रीम लीडर के नीचे प्रधानमंत्री काम करेंगे, जिसे रईस उल वजीरा कहा जाएगा। प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट होगी और ये कैबिनेट शूरा काउंसिल के अधीन काम करेगी। जानकार मानते हैं कि नई सरकार के सामने चुनौतियां कम होंगी। तालिबान में भी कई गुट हैं, लिहाजा अंतर्कलह से बचने के लिए तालिबान सरकार गठन में ईरानी मॉडल का सहारा ले रहा है और इसी के तहत तालिबानी अपने आका हेबतुल्ला अखुंदजादा को सुप्रीम लीडर बना रहे हैं ताकि आपसी फूट की गुंजाइश कम रहे। अभी तक भी मुझे लगता है स्थिति जो है वो नाजुक है। सरकार तो अभी तालिबान बना लेगी, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये एक इंटरिम सरकार होगी। ये जितने भी मंत्री उनको चाहिए होंगे और सबकी घोषणा नहीं की जाएगी। तो क्योंकि तालिबान जो गुट है ये भी एक अलग अलग ग्रुप से बनाया गया है, तो सब लोग हकदार होंगे अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी तक स्थिति जो है वो नाजुक है और उतनी स्थिर नहीं है जितना होना चाहिए। तालिबान की संभावित सरकार में जिस ईरानी मॉडल की चर्चा हो रही है, आइए उसे भी समझ लेते हैं। ईरान में इस्लामिक सरकार है। यहाँ अयातुल्ला अली खामेनेई सुप्रीम लीडर है। पूरी सरकार का नियंत्रण सुप्रीम लीडर के हाथों में ही होता है। सुप्रीम लीडर के तहत ही राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सरकार चलाते हैं। सुप्रीम लीडर ही सरकार के प्रमुख, कमांडर इन चीफ, न्यायपालिका के प्रमुख और संसद के प्रमुख भी होते हैं।
सारा का सारा पावर एक ही शख्स यानी कि सुप्रीम लीडर के पास। इतना ही नहीं, जो भी सुप्रीम लीडर बनता है वो मृत्यु तक उस पर बना रहता है। ठीक इसी तरह अखुंज़ादा भी अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर बनने वाला है। ईरानी मॉडल पर अफगानिस्तान के चलने की संभावना ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि वही एकमात्र इस्लामी मॉडल है जो मोटे तौर पर कामयाब है, क्योंकि ईरान में 1979 की क्रांति के बाद ये मॉडल अब तक चल रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि तालिबान किस इस्लामी विद्वान के नियंत्रण में शरिया लागू करेगा। तालिबान शरिया के शासन की बात करता है, पर इसके पास इस्लाम के प्रकांड विद्वान नहीं है। जिस मुल्ला हैबितुल्ला अखुंज़ादा के धार्मिक नेता होने की बात कही जा रही है, वो भी मूल रूप से लड़ाका ही है, इस्लामी विद्वान नहीं। अब सवाल आता है कि तालिबान की इस नई हुकूमत में प्रधानमंत्री के कितने चेहरे हैं। अब्दुल गनी बरादर या मुल्ला याकूब में से कोई एक अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है। मुल्ला बरादर तालिबान के संस्थापक नेताओं में से एक है। मुल्ला याकूब मुल्ला उमर का बेटा है और तालिबान के मिलिट्री कमीशन का सदर है। अफगानिस्तान की प्रांतीय सरकारों या विधानसभाओं को लेकर तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है। तालिबान की नई सरकार में हक्कानी नेटवर्क का क्या रोल होगा, इसे लेकर भी अब तक तस्वीर साफ नहीं है। सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान का मिलिट्री कमांडर है और तालिबान में इसे नंबर 2 का दर्जा हासिल है। वहीं खलील हक्कानी के हाथों में अभी तक काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वहीं सिराजुद्दीन के भाई अनस हक्कानी को तालिबानी नेताओं के साथ कई तस्वीरों में देखा गया है। ऐसे में हक्कानियों को नई सरकार में क्या जिम्मेदारी मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। नई सरकार कैसी होगी और उसमें कौन कौन शामिल होंगे, इस पर पुख्ता तरीके से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जानकार मानते हैं कि नई सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी। पहली चुनौती वो जो सरकार बनाने के समय पेश आएगी और दूसरी चुनौती वो जो नई सरकार के गठन के बाद शुरू होगी। देखने वाली बात होगी कि नई सरकार में तालिबान के राजनीतिक गुट दोहा गुट को ज्यादा ताकत मिलती है या फिर लड़ाई लड़ने वाले लड़ाका गुट को। तीसरी चुनौती होगी अफगानिस्तान में विरोधी गुटों से निपटने की। तालिबान के सामने पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस से निपटने की चुनौती है। इसके अलावा ISIS खुरासान और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से भी चुनौती मिल सकती है। तालिबान कोई एक मोनोलिथिक या एक ग्रुप नहीं, इसमें बहुत से ग्रुप हैं और आइडियोलॉजीज में भी थोड़ा थोड़ा फर्क है, पॉलिटिकल भी और धार्मिक भी। तो उसको लेके थोड़ा सा डिफरेंसेस है इनके अंदर अभी भी बना हुआ है। और बहुत से लोगों का तो ये मानना है कि ये इनका आपस में मेल नहीं हो पाएगा। फ्यूचर में लड़ाइयों का भी आपस में ये ग्रुप लड़ भी सकते हैं, जैसा पहले मुजाहिदीन के साथ हुआ था। तालिबान से पहले जो गवर्नमेंट थी वो भी इस्लामिक गवर्नमेंट थी, इसी तरह के मिलिटेंट थे सब, लेकिन बाद में आपस में वो लड़ गए थे। अफगानिस्तान में 1996 से 2001 के बीच तालिबान ने राज किया था। उस वक्त तालिबान ने सरकार चलाने का कोई मॉडल दुनिया के सामने पेश नहीं किया था। सरकार चलाने के लिए तालिबान को अलग तरह के लोगों की जरूरत होगी। सरकार में उन्हें जानकार, विशेषज्ञ, ब्यूरोक्रेट्स, प्रशासन चलाने के अनुभवी, नियम कानून के जानकार, एक तरह के संविधान और प्रशासन में पारदर्शिता की जरूरत होगी। बड़ा सवाल ये भी है कि तालिबानियों को प्रशासन चलाने का महारत हासिल नहीं है। ऐसे में प्रशासनिक अनुभव वाले लोग कहां से आएंगे? पिछली सरकार में तालिबान ने शरिया कानून की आड़ में बेहद बर्बरता दिखाई थी। नई सरकार में भी फैसलों के लिए शरिया कानून की मदद ली जा सकती है। ऐसे में तालिबान के सामने ये चुनौती भी है कि वो ऐसी आबादी पर इस्लामी शासन कैसे थोपेगा जो उसके पिछले शासन की तुलना में कहीं ज्यादा शिक्षित और महानगरों में वसी है। तालिबान के सामने करीब 4 करोड़ की आबादी वाले देश पर शासन करने की चुनौती है, जो बहुत हद तक अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है, क्योंकि अफगानिस्तान की फॉरेन फंडिंग अब बंद है। अफगानिस्तान सरकार का 75% खर्च इसी विदेशी मदद पर निर्भर करता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के 9.5 बिलियन $US वर्थ के जो एसेट थे उसको फ्रीज कर दिया है। IMF ने भी जो एड की राशि जो दी जानी थी उसे फ्रीज कर दिया है। तो जाहिर है कि तालिबान के जो के शासक हैं उनको हर तरीके की आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने के लिए तालिबान को अपनी कही गई बातों पर अमल करना होगा, उसे जिम्मेदारी भरा व्यवहार करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये एश्योरेंस देना होगा, ये गारंटी देनी होगी कि वो तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी साजिशों के लिए नहीं होने देगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।